तो आज आपका चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? मेजर जो इवेंट हुई जिसके नाम से इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं वो हुई 1789 में। ठीक है, और जो 3 इवेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के, जिन्होंने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को एक शेप दिया। ठीक है, तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन एक हो गया, सेकेंड है आपका रशियन रेवोल्यूशन, और थर्ड है आपका नाजिज्म, राइज ऑफ नाजिज्म। ठीक है, तो राइज ऑफ नाजिज्म बेसिकली किनसे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हिटलर से, और हिटलर का कल्मिनेशन कब हुआ? वो हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत प्रोमिनेंट फिनोमिना हुआ था, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। ठीक है, तो ये तो आपका मेजर क्रक्स है इस बुक का, और हमारा अभी का फोकस क्या है? हमारा अभी का फोकस है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या प्रोसेस हुई, क्या नहीं हुआ, तो इसका एक मोटा मोटा आइडिया ये ले लो। देखो, कोई भी रेवोल्यूशन होती है वो एक दिन में होती नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है, सेट बाय सेट चीज़ें होती जाती हैं, और जब वो पूरा एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, तो एक दिन, किसी मेजर दिन, जब वो सब चीज़ें जब कलेक्टिवली हो जाती हैं, तो वो एक रेवोल्यूशन का फॉर्म लेती है। सिमिलर थिंग इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली सब कुछ इसमें रिलेटेड क्या है? किससे? इकोनॉमी से। और इकोनॉमी क्या करती है? वही झगड़ा कराती है। ठीक है, उसमें जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अगर बैड शेप में जाएगी, सबसे मेजर रीजन होगा उस कंट्री को ब्रेक करने में। इसीलिए किसी भी कंट्री में अगर कोई भी उनको सबवर्जन, ये तख्ता पलट, ये सब चीज़ें करनी होती है, सबसे पहले उसकी इकोनॉमी को हिट करो। ठीक है, अभी रिसेंट में ऐसा क्या हो रहा है जिसको आप इससे रिलेट कर सकते हो? किसी भी इकोनॉमी, बैठे बेटा, किसी भी इकोनॉमी में उसको बुला दो, किसी भी कंट्री में अगर कुछ आपको मेजर करना है, तो रिसेंटली ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा जहां पे ऐसा कुछ हुआ हो? देखो, इसमें एक एग्जांपल आपका क्या है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी वो अचानक से बहुत बैड शेप में गई। ठीक है, और वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर पूरा आर्मी का coup हुआ। ठीक है, और एक नई गवर्नमेंट आई। सिमिलरली आप एग्जांपल ले सकते हो पाकिस्तान का। ठीक है, अभी वहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, और जो ये सिचुएशन अभी के टाइम पे वोलाटाइल है, इसमें भी इंडिया ने जो मेजर स्टेप्स लिए हैं वो भी इकोनॉमी में। टुडे क्या हुआ आज कि इंडिया ने ट्रेड एकदम से बंद कर दिया, और ट्रेड कहाँ से होता था? वहाँ बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर। ठीक है, कम बैक टू आवर टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वहाँ पे क्या हुआ? जैसे आज हम अपने यहाँ क्या होता है ना, हम अपने यहाँ खाने में क्या खाते हैं? रोटियाँ खाते हैं। ठीक है, सब्जी और ये सब खाते हैं। वहाँ पे मेजर जो स्टेपल फूड है, ठीक है, स्टेपल फूड मतलब जो आप डेली बेसिस, आने दो बेटा, आने दो, डेली बेसिस पे जो आप कंज्यूम करते हो ना, दैट विल कॉल दैट स्टेपल फूड। बैठो, तू बैठो, हाँ बैठो, है ना? ओए प्रिंस, वहाँ पे क्या खाया जाता है? वहाँ पे खाया जाता है ब्रेड। और ब्रेड कैसा ब्रेड? ये नॉर्मल ब्रेड नहीं जो आप मार्केट से लेते हो। वहाँ पे भी एक रोटी का फॉर्म होता है। क्या वो डेली रोटियाँ नहीं बना पाते? बेकरी होती है, उसमें बेक करते हैं, सॉर्ट ऑफ एक मोटी मोटी वो रोटियाँ होती हैं। अफगानिस्तान वगैरह इन सब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, तो आपने उनको बाय कर लिया, और जब खाना हुआ तो उसको ब्रेक कर करके इधर आ जाओ, हो जाएगा, तो ब्रेड भी महंगी मिलेगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि ब्रेड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले किया ना, वो ब्रेड ने प्ले किया। ठीक है, वो ब्रेड का फोटो मैं डालूंगा अभी उसको ग्रुप में, है ना? तो जब इससे क्या हुआ कि ईच एंड एवरी हाउस होल्ड वॉज गेटिंग इम्पैक्टेड, तो इसमें कॉमन मैन भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो एक एक इवेंट को कैसे कैसे वो टाइमली होता गया, या कैसा क्या सीक्वेंस फॉलो किया, उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या हो, एक पर्टिकुलर डे है 14 जुलाई 1789। ठीक है, इस दिन क्या हुआ? एक रूमर फैला। ठीक है, और रूमर क्या फैला कि किंग ने क्या कहा है कि सिटी में जितनी भी ट्रूप्स हैं, जितने भी सैनिक हैं, उनको
सिटी के अंदर प्रवेश करने को बोल दिया गया। हाँ, और ये रूमर फैला कि वो कॉमन सिटीजन है ना, उनके ऊपर फायर ओपन कर देंगे या उनको गोली मारने का आदेश हो गया। ठीक है, इस बात को लेकर के लोगों में क्या हुआ, लोगों में ये हुआ, गुस्सा हुआ। ठीक है, तो वो एक जगह गैदर हुए, अराउंड कितना 7,000 मेन एंड वुमेन एक पर्टिकुलर जगह पर गैदर हुए। हाँ, और उन्होंने क्या डिसाइड किया, जैसे वहाँ बड़े बड़े टाउन हॉल्स होते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं, है ना, तो वहाँ वो गैदर हुए और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक मिलिशिया फॉर्म करेंगे। मिलिशिया मतलब एक मिलिट्री ग्रुप फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च करना शुरू करते हैं, मतलब बहुत सारे सैकड़ों लोग मार्च करते हैं। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, वहाँ पर क्या था, एक कैसल था, एक फोर्ट्रेस था। ठीक है, और वो फोर्ट्रेस का प्रिजन भी होता है। फोर्ट्रेस में प्रिजन आप बना देते हो तो उसका फंडा बेसिकली क्या होता है, वो सिक्योर होता है, तो वहाँ से जो आपके प्रिजनर्स है ना, वो पास आउट या भाग नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने वहाँ पे अटैक कर दिया। तो वहाँ का जो कमांडर था, उस कमांडर को क्या किया लोगों ने, उस कमांडर को लोगों ने मार दिया और वहाँ से सिंबॉलिकली ही 7 प्रिजनर केवल वहाँ से रिलीज करा दिया। ठीक है, तो एक मतलब सॉर्ट ऑफ विक्ट्री कह लो कॉमन पीपल की। तो जब वहाँ से 7 लोग निकल आए, ठीक है, तो उस पूरे फोर्ट्रेस को क्या किया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और डिस्ट्रॉय जब किया गया तो वो क्या होता है, स्टोन से बने होते हैं फोर्ट्रेस पूरे, स्टोन्स, और अभी तो हम सीमेंट वगैरह यूज करते हैं, उसमें जो मोर्टार यूज होता है वो बेसिकली उस टाइम में आप अगर देखोगे ये जो रेड फोर्ट और ये सब बने हैं, तो इनका कोई बता सकता है इनका जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो क्या होता है, किससे बना होता है? बट आप बताओ, आपके यहाँ बहुत राजस्थान में तो बहुत फोर्ट होगा, स्टोन्स को आपको ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, तो कुछ सीमेंटिंग मटेरियल है, कुछ ज्वाइन करने के लिए मटेरियल यूज करोगे, चूना, मोर्टार कहते हैं, वन मटेरियल चूना। एंड आप लोग सरप्राइज हो जाओगे जान करके जब बताऊंगा उसमें क्या क्या यूज होता था। तो बता बेटा, किसी को पता नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल है ना, वो यूज होता था गुड़, चूना। ठीक है, और क्या यूज होता था बेटा, दाल, कौन सी, उड़द की दाल। इसको सबको ग्राइंड करके मिक्स करते थे और उससे फिर हम क्या करते थे, उसको बाइंड करते थे। अभी भी देखो 400-400 साल 500-500 साल पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी। एक हमारे गांव में कुआं है ना, उसमें भी यही मटेरियल, आज भी वो कुआं वैसे ही है। और 30 साल 40 साल पुरानी बिल्डिंग देखो कैसे खड़ी है ना, डैमेज हो गई, जैगरी जैसे एक सॉर्ट ऑफ बाइंडिंग मटेरियल हो जाता है वो, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। तो अब क्या हुआ, वो जो फोर्ट्रेस था, बैसल का जो फोर्ट्रेस था, उसको सब लोग हेट करते थे। हाँ, और वहां से हेट करने का सेंस क्या, मतलब प्रिजन होगा तो प्रिजन को बंदा हेट ही करेगा, क्योंकि आपने कोई अगर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी क्राइम किया, आपको उठाया कहाँ डाला, प्रिजन में, जेल से हर आदमी नफरत करता है। फिर क्या हुआ कि उसके जो स्टोन्स हैं वो ला करके लोगों ने मार्केट में बेचा और बहुत लोगों ने उसको ऐसा याद के रूप में खरीद लिया, सोविनियर के रूप में खरीद लिया कि घर ले जाएंगे, इसको एज अ रखेंगे कि हमारे पास भी उस फोर्ट्रेस का क्या है, एक सिंबल है, स्टोन। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। अब उसके बाद के जो आने वाले दिन थे उसमें क्या हुआ कि और ज्यादा राइटिंग हुई, कहाँ पे, पेरिस में या कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है बेटा, देहात, जैसे अपने गाँव होते हैं ना, उनको आप कंट्री साइड बोलते हैं। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। सबसे ज्यादा लोग किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, सबसे ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ, when historians look back upon this time, they saw it as a beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. So most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? तो ये इस चैप्टर का पूरा क्रक्स बता दे रहा है कि जो चेन ऑफ इवेंट्स हुई ना, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई, उनकी वजह से क्या हुआ, किंग को असैसिनेट किया गया। और कैसे असैसिनेट किया गया, वो एक गिलेटिन थे, उन्होंने एक
वो बनाया, सॉर्ट ऑफ क्या कह सकते हो, बीहेड करने वाला। बीहेड मतलब सर काट देना, ठीक है। हाँ हाँ, उसमें ऐसे सर रख दिया जैसे आप, और ऊपर से शार्प चाकू होता है, हाँ वो गिरता है। हाँ, तो ये जो है आप जब यहाँ पे मुगल रूल वगैरह था तो ये बहुत हार्ड पनिशमेंट जब देनी होती है तब हम इसको यूज करते हैं। यूरोप में भी यूज होता था उस टाइम। आप बहुत सारी हिस्ट्री के जो मूवीज वगैरह वहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत उसमें मिलेगा। उसमें अगर किसी का बिहेड करना है तो बिहेड कर दे, इसको किसी को हाथ को कट करना तो हाथ आगे रख के वो। तो गिलेटिन के नाम पे ही जिन्होंने इसको बनाया था उन्हीं के नाम पे उस इंस्ट्रूमेंट को पूरे को गिलेटिन बोल दिया गया, ठीक है। जिस राजा ने बहुत सारे कॉमन लोगों को, क्रिमिनल्स को या जिनको जिनको उस गिलेटिन के नीचे, हाँ, में होती है, हाँ, उसके नीचे होती है, उसके अंदर सर रखते हैं, ऊपर से चाकू छोड़ देते हैं, गिर जाता है। उससे बीहेड किया। एक दिन टाइम आया कि उस राजा को भी उसी गिलेटिन से बीहेड किया गया, ठीक है। अब 1770, अब देखो हिस्ट्री बता रहे हैं, 1774 में क्या हुआ, लुइस 16 जो हुए वो किसी फैमिली से थे, उस फैमिली का नाम था बोरफोन फैमिली, ठीक है। अब उन्होंने जब थ्रोन पे जब वो पहुंचे तो क्या थे उस टाइम, वो केवल 20 ईयर्स ओल्ड थे और उन्होंने जो शादी की वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से की और उनका नाम था क्या, मैरी एंटोनेटे, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन प्रिंस से शादी किया और ये कहाँ के थे, ये फ्रेंच के थे। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपको मैपिंग सिखाया गया है, मैप में थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया ये सब क्या है, ये एक नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। ये जर्मनी हो गया, ये आपका ऑस्ट्रिया हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया, ये जर्मनी है, ठीक है। छोटे छोटे कंट्री जैसे नीदरलैंड हो गया, ब्रसेल्स हो गया, बेल्जियम हो गया, है ना, इधर नीचे स्पेन हो गया। तो ये चीजें आप वहां से कनेक्ट करो, इसीलिए आप लोगों को उस दिन वर्ल्ड मैप बताया था। जस्ट क्या होता है, नेबरिंग कंट्रीज में भी लोग शादियां करते हैं तो उसके बहुत सारे पीछे रीजंस होते हैं, ठीक है। अगर एक दूसरे की कंट्री से क्या करना है, आपको रिलेशन अच्छे करने हैं, तब आपने शादी कर लिया वहां से, या अपने पावर को, अपने एम्पायर को अगर एक्सपेंड करना है तब आपने कर लिया, या उस कंट्री में ज्यादा वेल्थ है, ठीक है, और एक टाइम पे आप पावरफुल हो गए तो वहां शादी कर लिया तो वहां की वेल्थ आपको मिल जाएगी, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेसेसिटी ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां पे शादी होती है, ठीक है। बेटा पापा को अगर मैसेज कॉल करना है तो करना, कितने बजे तक करना। कि लुइस फिलिप्स ने क्या किया था उस टाइम पे, जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, जो अभी का यूएसए है ना, यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज थी, किसकी, यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, ठीक है। और उसमें से 13 स्टेट्स जो थे उनको किसने हेल्प किया, लुइस फिलिप्स ने हेल्प किया, लुइस 16 ने हेल्प किया, नॉट फिलिप्स, ठीक। उन्होंने हेल्प किया तो वो डीकॉलोनाइज हो गई। मतलब अभी तक उन पे रूल किनका था, ब्रिटेन का था। इन्होंने जब हेल्प किया तो वो रूल खत्म हो गया, और जब रूल खत्म हो गया तो वहां पे क्या हुआ था, डीकॉलोनाइज करने के लिए वॉर को आपको लड़ना पड़ता है। तो इन्होंने जब वॉर लड़े तो इनके जो रिसोर्सेज है इनके कंट्री के, वो रिसोर्सेज भी वहां पे खर्च हुए। अब रिसोर्सेज जब खर्च हुए तो इनको कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज भरने हैं। अब रिसोर्सेज कैसे भरेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। जब टैक्स बढ़ाएंगे, जो कॉमन पीपल को जब टैक्स बढ़ेगा तो रिजेंटमेंट क्या होगी, नाराजगी क्या होगी, रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, लोगों में नाराजगी बढ़ेगी। और इसके बाद अगर वो टैक्सेस ज्यादा दे रहे हैं और उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे रिवोल्ट, वो करेंगे प्रोटेस्ट, ठीक है, वो करेंगे रिवोल्ट या प्रोटेस्ट, ठीक है। तो और जब ये थ्रोन पे आए तो उस टाइम पे क्या था कि इन्होंने देखा वहां पे पैसा ही नहीं था, ट्रेजरी में पैसा ही नहीं था, ठीक है। और हाँ, अब जब ये वॉर हुई तो उससे क्या हुआ, वहां की जैसे अपने यहाँ कंट्री में रुपया चलता है, वहां पे चलता है लिवर, ठीक है, या यूएस में डॉलर चलता है ना, जापान में येन चलता है। तो ऐसे ऐसे सब कंट्रीज के अलग अलग रुपये के डिनोमिनेशन होते हैं। तो दैट इज देयर इज लिवर, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मोर देन $1 बिलियन लिवर्स क्या हुए, और ज्यादा डेट में ही चले गए। और जिन्होंने इनको डेट दिया था उन्होंने क्या बोला कि हम अब आपसे 10% इस पे इंटरेस्ट लेंगे। पहले के टाइम में बहुत
अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं था तो बहुत बड़े बड़े जो रिच मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो क्या करते थे, स्टेट को रेंट वो ब्याज पे इंटरेस्ट पे पैसे दे देते थे। सिमिलर कंडीशन में जैसे अभी के टाइम पे क्या है, जैसे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, बिरला है, अंबानीज है या अडानीज है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट को अगर एक टाइम पे जरूरत पड़े तो लोन दे सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करना उन्होंने शुरू किया, फिर क्या हुआ कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट पेमेंट को उन देना है, इंटरेस्ट जब देना है तो मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द पोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। अब गवर्नमेंट का काम क्या क्या होता है, गवर्नमेंट का काम होता है उसके जो रेगुलर एक्सपेंसेस क्या क्या है, आर्मी को मेंटेन करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज को चलाना है फॉर एजुकेशन, हाँ, और क्या करना है, कोर्ट जो होती है, कोर्ट क्या करती है, कोर्ट लोगों को न्याय देती है, जस्टिस देती है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वहां को रन करना है, तो उसमें क्या है, एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उनको सैलरी देना, तो ये सब एक क्यूमुलेटिव होकर के बहुत सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था, हाँ। अब उसको भी मीट आउट इनको करना, तो इसके लिए क्या किया, इन्होंने टैक्स को इंक्रीज किया। अब जब टैक्स इंक्रीज किया तो ये क्या हुआ कि ये बहुत सफिशिएंट नहीं था मेजर। उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच सोसाइटी 18वीं सेंचुरी में 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, उसको 3 स्टेट्स बोलते हैं, है ना। और टैक्स कौन पे करता था, केवल थर्ड सोसाइटी पे, है ना। थर्ड स्टेट ही केवल थर्ड सोसाइटी ही जो है टैक्स पे करती थी, और थर्ड सोसाइटी में कौन आते थे, बिजनेसमैन। उसमें भी क्लासिफिकेशन है, थर्ड जो पार्ट ऑफ स्टेट है उसमें भी क्लासिफिकेशन, पहले किनको रख लिया गया, बिग बिजनेसमैन को रख लिया, मर्चेंट्स को रख लिया, कोर्ट ऑफिसर्स को रख लिया, लॉयर्स। उसके बाद कौन आया, हाँ, पीजेंट्स आए, हाँ, ट्रेडर्स में बिजनेसमैन आए, ठीक है। फिर कौन आया, पीजेंट्स आए, फिर आर्टिजन्स आए, और सबसे नीचे कौन थे, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। सबसे ज्यादा अगर किसी पर टैक्सेस का इफेक्ट पड़ेगा तो सबसे जो डाउन ट्रॉडन सोसाइटी है, सबसे नीचे वाली जो सोसाइटी, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हीं से पड़ रहा था, और सबसे ज्यादा टैक्सेस भी अगर लेने हैं ना तो उन्हीं से टैक्सेस लेते हैं, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वर पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and the institution of France before 1718. ओल्ड रिजीम क्या था, अभी क्या है, अभी एक नई रिजीम आई, इसमें क्या किया, 3 पार्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड कर लिया। इससे पहले जो ओल्ड रिजीम था उसमें कोई ऐसा डिवीजन नहीं था, ठीक है। तो 1789 से पहले की जो सोसाइटी थी उसको ये लोग ओल्ड रिजीम कहने लगे, और अब जो सोसाइटी वो न्यू रिजीम आप कह सकते हो। सोसाइटी वो, हाँ, अभी फिगर आप लोग देख लो, इसमें कौन है, फर्स्ट पे कौन है बताओ, क्लर्जी कौन होते हैं बेटा, चर्च में जो, हाँ, हाँ, चर्च में जो प्रीस्ट क्लास होती है ना उनको क्लर्जी बोलते हैं, है ना। तो उसके नीचे कौन है, नोबिलिटी है। नोबिलिटी में कौन कौन आएंगे, राजा की फैमिली, कोर्ट में जो लोग रहते हैं, राजा से एसोसिएटेड हो सकते हैं, बाहर से हो सकते हैं, बट वो क्या करते हैं, नोबल उनको इसीलिए बोला जाता है, कुलीन जो बहुत अच्छे कुल के जो लोग होते हैं, और जो राजा के आसपास सराउंडेड होते हैं, उनके जो मंत्रिमंडल में होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नोबल्स, ठीक है। वो फिनोमेना आज का नहीं है, वो फिनोमेना आपको एंशिएंट टाइम से भी देखने को मिलेगा। आप 90% ऑफ द पॉपुलेशन, और पीजेंट क्या थे, 90% ऑफ द पॉपुलेशन थे, और 60% ऑफ द लैंड क्या था, was owned by the nobles, the church and other richer members, ठीक है। 90% लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने क्लर्जी और इन लोगों के पास रिसोर्सेज है, ठीक है। सिमिलर कंडीशन अभी भी है, ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे क्या है ना, टॉप 1% जो इंडियंस हैं, टॉप 1% इंडियंस क्या करते हैं, मोर देन वो 40% रिसोर्सेज को होल्ड करते हैं। इसमें भी अगर 10 बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को, बिग बिजनेस हाउसेस को अगर इंक्लूड कर लोगे तो पूरे स्टेट आ जाएंगे, उनकी पूरी अगर कैपिटल भी रख दोगे ना तब भी उनके बराबर नहीं है ना। तो ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, ये क्या है, ये कैपिटलिज्म का साइड इफेक्ट है,
कैपिटलिज्म एक आपको कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाया जाएगा। कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, एकदम फ्री हैंड दिया जाता है बिजनेस हाउसेस को। तो उसमें बेसिकली इसका साइड इफेक्ट क्या है, जो ग्रो कर गया वो ग्रो कर गया, और वो कॉम्पिटिशन्स को क्या करते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जियो आया, जियो ने किसको डिस्ट्रॉय किया। इससे पहले बहुत सारी कंपनीज होती थी। कौन कौन पुरानी कोई कंपनी जो बंद हो गई उसका कोई नाम बताए। नोकिया तो बेटा एक मोबाइल कंपनी, टेलीकॉम कंपनी। बीएसएनएल बंद हो गया था। बीएसएनएल को भी इन्होंने एकदम से कैप्चर कर लिया, उनका मार्केट ही पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है। कंपनीज जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, वोडाफोन ने अपने आप को मर्ज किया किसके साथ उठा करके, आइडिया के साथ, तो अभी वो वीआई बना। ये कंपनी आप लोगों ने सुनी होगा, नहीं एक्चुअली इट्स नॉट अ टेलीकॉम कंपनी। एयरसेल, एयरसेल एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका बहुत बड़ा मार्केट था, पूरी की पूरी कंपनी वो इंसॉल्वेंट हो गई, डिफॉल्ट हो गई। सेकंड नंबर पे यूनिनॉर और टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, ये सब सारी कंपनी सी मार्केट कैप्चर कर गया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारा मतलब बिलियंस ऑफ रुपीज इन्होंने स्पेंड किए, और जब वो बिलियंस ऑफ रुपीज जब स्पेंड हुए तो एक टाइम में उनको कोई कंपेयर नहीं कर पाया। आज वो बिलियंस ऑफ रुपीज प्रॉफिट में बना रहे। मेन मार्केट में कौन कौन बचा, एयरटेल बचा, वीआई बचा और जियो बचा, ठीक है। फोर्थ कोई है ही नहीं, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पे कैपिटलिज्म लिंक हो रहा था, इसलिए उसके बारे में बता दिया। तब बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है। The members of the first two states, that is clergy and the nobility, we talked about it, right? Enjoyed certain privileges by the birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. That these include feudal dues, which were extracted from peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army and part. क्लर्जी क्या करते थे और नोबल्स क्या करते थे, टैक्स भी नहीं देते थे, बाई बर्थ उनको ये सब राइट्स मिले हुए थे। और दूसरे इनको राइट्स और क्या थे, वो जो पीजेंट्स होते थे उनको बुला लेते थे अपने खेतों में काम करने के लिए, अपने घरों में काम करने के लिए। और वो पीजेंट्स का बाउंड होते थे, वो मना नहीं कर पाते, मना नहीं कर सकते थे। अगर मना करते तो उनके ऊपर क्या होती, एट्रॉसिटीज होती थी। मम्मी आई तो जाओगे आप सिस्टम, जैसे अपने यहाँ ब्याज बोलते हैं और 10 साला सिस्टम और ये सब जो सिस्टम है ना, और बहुत सारा चुंगी वहाँ पे नाम हो गया टैक्स का, लिवर, टीथ एंड टेल, इसके बारे में हमने बात किया। और फिर ये एक इन्होंने यहाँ पे इमेज बनाई है, इसमें इनको स्पाइडर दिखाया गया है और इनको क्या दिखाया गया है, फ्लाई, ठीक है। तो स्पाइडर फ्लाई को क्या करती है, कैप्चर कर लेती है। तो बहुत सारा इनसे देखो टैक्स ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, ग्रीन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, और इनकी तरफ ही देख भी रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, स्टार्ट होता है स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब पॉपुलेशन अचानक से एक्सपैंड हो गई, क्या 23 मिलियन पॉपुलेशन अचानक से बढ़ करके हो जाती है 28 मिलियन, और 5 मिलियन जो पॉपुलेशन में लगभग 50 लाख हुई। अब वो अचानक से जब एक्सपैंड होती है तो क्या होता है, डिमांड्स बढ़ जाती है। अब जब डिमांड्स बेटा बढ़ गई, वो डिमांड जो है कंट्री ऑलरेडी टैक्सेस में है, ऑलरेडी इंटरेस्ट और लोन में है, तो वो डिमांडेड नहीं, डिमांड्स को नहीं फुलफिल कर पाएंगे। तो लोगों में क्या होगा, लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ेगा, नाराजगी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। इस टाइम क्या होता है, टमाटर का प्राइस बढ़ जाता है, प्याज का प्राइस बढ़ जाता है ना। हाँ मत करो, ठीक है, हाँ बताएं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन जो है उस स्पीड में नहीं हो पाता है। हाँ, तो अब मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप, वुड ओनर फिक्स देयर वेजेस, ठीक है। अब वर्कशॉप में बहुत सारे लोग काम करते थे, उनको तो लिमिटेड और फिक्स्ड वेज मिलता है। अगर आपकी सैलरी 5000 है तो 5000 मिल रही, लेकिन चीजों के प्राइस बढ़ रहे, यही मेन रीजन है ना। अब और उसके बाद क्या होता है कि थिंग्स खराब कब होती है, जब ड्रॉट और हेल स्टॉर्म वगैरह आ जाता है, उससे क्या हो जाती है, हार्वेस्ट और रिड्यूस हो जाती है। तो क्राइसिस किस पे आया, क्राइसिस आया सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब सब्सिस्टेंस, ठीक है। अब क्राइसिस आया सब्सिस्टेंस पे, सब्सिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, आपको कैसे जीवन यापन करना, इसी पे आपके एग्जिस्टेंस पे, आपके अस्तित्व पे ही क्वेश्चन मार्क होने लग गया। अब खाने को नहीं मिलेगा तो कैसे जियोगे, जब उसी पे अगर क्वेश्चन उठ गया तो ऑब्वियस सी बात है लोगों में
वो ग्रो हो रही है। मिडिल क्लास में जैसे अवेयरनेस बढ़ती है तो वो अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे। तो उसमें जो बेसिकली लॉयर्स हैं, जो एजुकेटेड क्लास है, वो क्या करती है, अपने राइट्स की बात करती है ना। इसीलिए कहते हैं अगर कहीं पे आपको बहुत दिन तक अगर राज करना है तो जो मिडिल क्लास है उसको कभी एजुकेट मत होने दें। और जैसे ही वो एजुकेट होगी वो अपने राइट्स के बारे में बात करेगी, ठीक है। तो जो डेस्पॉट्स होते थे, जो हिटलर्स होते थे, है ना, जो ऑटोक्रेट्स होते थे, उनका स्ट्रैटेजी यही होता था। वो स्ट्रैटेजी एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इंडिया में भी फॉलो हुई, जिसको हम बिहार कहते हैं। बहुत दिन तक वहाँ की जो एजुकेशन व्यवस्था थी उसको एकदम से मार्जिनलाइज्ड करके रखा गया, है ना। उसको इतना फंड ही नहीं दिया गया, उसको इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, उसको इतना स्पेस ही नहीं दिया गया। वहाँ की जो मिडिल क्लास है ना, वो बहुत कम एजुकेशन पे रही और फिर फाइनली क्या हुआ, उनको मूव आउट करना पड़ा, अपनी सब्सिस्टेंस के लिए अर्निंग करनी पड़ी। तो क्या करते हैं, 10,000 12,000 15,000 पे नौकरी करते हैं। तो अब जो थर्ड स्टेट के जो एजुकेटेड लोग थे वो एजुकेशन में गए, उनको एक्सेस मिली एजुकेशन और न्यू आइडियाज, ठीक है। तो द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of goods such as wool and silk, textile that were either exported or bought by the richer members of the society. In addition to merchants and manufacturers, तुम भी देख लो जो पढ़ रहा हूँ उसको कनेक्ट कर पाओगे। अभी इसमें से एक आध दो मीनिंग पूछ लूंगा तो फिर इधर उधर देखोगे, फिर टमाटर प्याज करोगे। प्रिविलेज का मतलब बताओ क्या हुआ? एक एक वर्ड का मीनिंग कल लिख करके लाना, पहले चैप्टर का, फिर दूसरे से दूसरे चैप्टर का, जो मीनिंग नहीं आएगा फिर उसका मीनिंग आपसे पूछूंगा, ठीक है। अगर मीनिंग किसी चीज का निकाल लोगे तो खुद से आप कोई भी चैप्टर आप खुद से पढ़ सकते हो। अब क्या हुआ कि मिडिल क्लास राइज हुआ, उसने ट्रेड वगैरह किए और मैन्युफैक्चर किया गुड्स को, और उसके बाद वो रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी बन गए। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. अब इन्होंने क्या कहा, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, कोई भी बाई बर्थ जो है प्रिविलेज किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये डायलॉग किस मूवी का है? सुपर 30 का है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो बेटा देखो जैसे राजा है, राजा का कोई बेटा हुआ, ठीक है, तो बाई बर्थ उसको राइट मिला है कि वही राजा बनेगा। लेकिन अगर उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो जनता को अगर नहीं वो रेगुलेट कर पाया, अच्छे से उनको डेवलपमेंट नहीं दे पाया, तो उसको क्यों बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए उसको। लोगों को इलेक्ट करना चाहिए किसी और लीडर को, है ना। वो डेमोक्रेसी हो जाएगी। हाँ, डेमोक्रेसी हो जाएगी। आप ऑटोक्रेसी में भी चुन सकते हो अपने लीडर को, ठीक है। एक फेयर वो होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ। हाँ, तो किसी को बाई बर्थ जो है राइट्स नहीं मिलने चाहिए। अब उसके बाद और क्या हुआ, जैसे कुछ फिलोसफर्स आए, जैसे जॉन लॉक और जॉन जैक रूसो, ठीक है। ये जो इसमें जीन लिखा हुआ ना, JEAN, ठीक है, उसमें नीचे बेटा देखो जीन है ना, इसको ये जो वर्ड है फ्रेंच वर्ड है ये, तो इसको वहाँ पे जॉन पढ़ते हैं, ठीक है, उनका प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप देखिए। अब टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, लॉक ने क्या किया, सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो जॉन लॉक ने बात किया। जॉन लॉक की बहुत सारी थ्योरीज हैं, उस थ्योरीज में बेसिक थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रिंसिपल है ना। तो वो लोगों को कैसे जस्टिस मिलना चाहिए, है ना, उसके क्या क्या राइट्स होना चाहिए लोगों के, उस पर ये बहुत प्रोमिनेंट फिलोसफर्स है, रूसो एंड जॉन लॉक, है ना। ऐसे और भी हैं, जॉन रॉल्स है ना, उनकी सारी आप वो पढ़ सकते हैं थ्योरी। आगे जब भी आप कभी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ये सब थ्योरीज आप लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने बेसिकली क्या कहा, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मोंटेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल। इन्होंने क्या प्रपोज किया, जो पावर है ना वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 3 लोगों में, किसमें, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, और इनके सबके आपस में चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ठीक है। जब कभी कोई अपनी एरिया से दूसरे अगर एक्सकर्जन करता है ना, अपनी बाउंड्रीज अगर वो क्या करता है, लांघता है ना,
तो उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। इसका लांगना मतलब क्रॉस लिमिट क्रॉस करना है। कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ, एग्जीक्यूटिव का बता सकते हो, जुडिशरी का बता सकते हो। एग्जीक्यूटिव में जैसे आप लोग देखो अभी क्या बुलडोजर जस्टिस है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर कोई बंदा कुछ क्राइम करता है ना, तो बुलडोजर से उसके घर को डिमोलिश कर देते हैं। तो ये चीज नहीं सही है। अब ये चीज नहीं सही है तो इसको कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ क्या रोल प्ले किया, यानी चेक एंड बैलेंस का रोल प्ले किया, ठीक है। सिमिलरली अभी जैसे एक किसी जज के यहाँ बहुत सारा पैसा पाया गया, ठीक है, तो उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई कि आप जुडिशरी में रिफॉर्म करो। अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर के यहाँ या किसी जज के यहाँ ये सब पाया जाता है तो क्या होता है, जजेस की अपनी एक इंटरनल इंक्वायरी बैठ जाती है, उसकी रिपोर्ट वगैरह सब बहुत कॉन्फिडेंशियल रहती है, चीजें बाहर ही नहीं आ पाती। तो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कैसे जजेस का क्या इलेक्शन प्रोसेस है, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, कौन हाई कोर्ट का जज बनता है, ये सब वहाँ पे कलेजियम होता है। कलेजियम मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, वो डिसाइड करना है। दैट शुड नॉट बी देयर इन डेमोक्रेसी, है ना। अगर किसी जज के यहाँ ये चीजें अगर हुई हैं तो सीधे क्या करना चाहिए, पुलिस FIR करके उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये पावर्स का मिसयूज है, ठीक है। उसको हमें क्या करना है, चेक करना है ना। तो एज एन अवेयर सिटीजन क्या करोगे, आप अपने राइट्स के बारे में बात करोगे। तो जब यहाँ पे मिडिल क्लास जब राइज हुई ना, तो उसने अपने राइट्स के बारे में बात करना शुरू किया। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलो एंड कॉफी हाउसेस एंड। तो क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, चाय पे चर्चा होती है, चाय की टपरी पे लोग बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि देश की राजनीति में भी क्या चल रहा है। सिमिलर कंडीशन क्या हो, कॉमन पीपल वहाँ भी है, फ्रांस में भी है, तो उन्होंने वो सब चीजें डिस्कस करी। और जब वो डिस्कस कर रहे हैं तो कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, नाई की दुकान पे, कॉफी हाउसेज में, है ना, और बुक्स और न्यूज़पेपर्स में चीजें पब्लिश। जो लोग पढ़ और लिख नहीं पाते थे उनके लिए क्या किया गया बेटा, जोर जोर से पढ़ के सुनाया गया। और इससे भी लोगों के मन में वो हुआ, नाराजगी हुई, एंग्री हुए लोग ये जान करके कि लुइस जो 16 राजा है जो, वो टैक्सेस को और बढ़ाना चाह रहे हैं। ये जो बॉक्स है बेटा, ये आप लोग पढ़ करके आओगे, ठीक है। इसका बेसिक आपको मैं बता देता हूँ। दो लोग हैं, एक है जॉर्ज डैंटन, दूसरे हैं आर्थर यंग, ठीक है। जॉर्ज डैंटन के पास क्या हुआ कि उन्होंने एक स्कूल में और कॉलेज में अपनी एजुकेशन पूरी करी। जब उन्होंने एजुकेशन पूरी करी तो उन्होंने काम ढूंढने के लिए, जॉब लेने के लिए बहुत जगह गए, उनको जॉब ही नहीं मिली। तो उनका कहना ये था कि जब मैंने एक सिस्टम में, जब गवर्नमेंट के ही कॉलेज में मैंने एजुकेशन ली तो गवर्नमेंट को भी मुझे जॉब देना चाहिए, तो वो जॉब नहीं मिली। तो इस बात से वो क्या थे, नाराज थे। सेकंड क्या है, जो आर्थर यंग है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई राजा है और वो स्लेव का मतलब बताओ बेटा, स्लेव मतलब दास होता है, जो गुलाम होते हैं, जो आपको सर्व करते हैं, जो आपको आपके यहाँ नौकरी करते हैं। अगर कोई राजा अपने नौकरों से, अपने गुलामों से अगर नौकरी करवाता है, ठीक है, तो उसको और उनको उनकी गलतियों में डांटता है, ठीक है, तो अगर किसी दिन रिवोल्ट होता है तो वो इस बात से कंप्लेन नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता कि वो स्लेव्स ने उसको क्यों मारा, है ना। तुम स्लेव्स को ही डांट रहे हो, स्लेव्स से ही काम ले रहे हो। तो एक दिन जब टाइम आएगा रिवोल्ट का, तो रिवोल्ट करेंगे सबसे पहले कौन, किस पे अटैक करेंगे, आप पे अटैक करेंगे। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए कि जो नोबल हैं, जो आपके हाई क्लासेस के लोग हैं, उन्हीं से आप सर्विस लो और उन्हीं को मत डांटो। दैट इज नॉट पॉसिबल। हाई क्लास लोग क्यों सर्व करेंगे, सर्व तो करेंगे वो स्लेव ही सर्व करेंगे ना, है ना। तो इन्होंने ये दोनों पैसेज आप लोग पढ़ना, तो वहाँ की जो रियलिटीज थी ना, उसके बारे में बात किया गया है।